हेलो दोस्तों, के बी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिकल के टॉपिक लेकर के उपस्थित है, जिसमें सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में आज हम वीडियो उपलब्ध कराएंगे, जो कि यूपीपीसीएल टीजी 2, यूपीपीसीएल जेई और हरियाणा जेई, हरियाणा एएलएम और अदर स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ ये वीडियो आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के लिए भी हेल्पफुल होगी, क्योंकि हाल ही में जो आने वाली वैकेंसी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसलिए सभी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे व्यावसायिक खतरे, मतलब व्यावसायिक खतरे का मतलब ये है, जैसे हम किसी भी उद्योग में, किसी कंपनी में, कहीं भी कोई भी कार्य करते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और विद्युत सप्लाई भी वहाँ ज़रूर होती है। तो इसलिए वहाँ पर जो है हमें बहुत सारी सावधानियाँ रखनी होती हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे खतरे होते हैं जो हमारे शरीर को मतलब जो है हानि पहुंचा सकते हैं। और यहाँ तक कि विद्युत का अगर झटका लग जाता है तो हमारी जो है डेथ भी हो सकती है। इसलिए इन खतरों से बचने के लिए हमें कुछ व्यावसायिक जो है सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वास्तव में एक आदर्श व्यवस्था में सुरक्षा हेतु सर्वप्रथम प्राथमिकता कर्मचारी को दी जाती है। कि मीन्स ये हुआ कि अगर कोई भी काम है, कोई भी व्यवसाय है, चाहे जितना भी छोटा हो या बड़ा हो, वहाँ पर सबसे पहले जो है व्यक्ति की जो कार्य कर रहा है, कर्मचारी है, तो उसकी सुरक्षा ही सबसे सर्वोपरि रखी जाती है। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर समान सुरक्षा सावधानियाँ जो बताया गया है यहाँ पर, किसी कार्य अथवा जॉब को आरंभ करने से पूर्व हमें उन्हें सही तरीक़ों से सीख लेना चाहिए। यानी किसी भी जॉब को करने के लिए पहले हमें स्किल होना ज़रूरी है। और इसके अलावा व्यवसायों या उद्योगों में प्रतिपल सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। व्यवसाय या उद्योगों में जितने भी सुरक्षा संबंधी नियम हैं, सभी को हमको फॉलो करना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। व्यवसायों के कार्य स्थल में उपयुक्त व सुरक्षित कपड़ों को ही पहनना चाहिए। और जैसे कि विद्युत, कहने का मतलब जैसे विद्युत में कार्य कर रहे हैं तो हमें ढीले ढाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग आगे देख सकते हैं, यहाँ पर अपने हाथों तो शरीर में किसी भी अंग में से मशीन को छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इलेक्ट्रिक में काम करते समय ग्लव्स वगैरह, दस्ताने वगैरह पहनकर काम करने चाहिए। और शूज वगैरह, जूते वगैरह अच्छे से पहनकर काम करना चाहिए, सावधानी से काम करना चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं, पर्सनल सेफ्टी के बारे में बताया गया है यहाँ पे। इसके बाद दुर्घटना, अचानक हो जाने वाली वे क्रियाएँ जिन पर व्यक्ति विशेष का नियंत्रण न हो, इसके प्रभाव में आकार, क्रिया एवं प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति चोट या उसकी संभावनाएं रहती हैं, उसे दुर्घटना कहते हैं। मतलब कहने का मीन्स दुर्घटना से मतलब ये है, आशय ये है कि अगर जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी संस्थान, उद्योग या किसी भी व्यावसायिक क्षेत्र में काम कर रहा है, तो अचानक उसके साथ कोई घटना घटित हो जाती है जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी, तो इसी को हम दुर्घटना कहते हैं। और ये जो है दुर्घटना बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ा रूप ले सकती है, जिससे कि उस कर्मचारी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जहाँ तक कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। इसलिए यहाँ पर जो है सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों को सबसे पहले हमको वरीयता दी जाती है, और कार्य तो बाद में होता ही रहेगा। इसलिए आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। तो इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में जान लेना ज़रूरी है, उसका पूरा जो है फ्लो चार्ट बना लेना ज़रूरी है, कैसे करा जाएगा इसको और कैसे नहीं किया जाएगा, क्या क्या सावधानियाँ रखनी होंगी। ये सब जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। इसके बाद आगे बात करेंगे यहाँ पर जो है दुर्घटना के परिणाम। ये दुर्घटना के परिणाम हो सकते हैं और वर्क साथ दुर्घटना के कारण अरुचि, और दुर्घटना के कारण इतने सारे हो सकते हैं, जैसे किसी काम में अरुचि नहीं है, मतलब उतना मन नहीं लग रहा है, उल्टा सीधा हम कार्य कर रहे हैं तो भी दुर्घटना हो सकती है। असावधानी अगर बरतते हैं तो भी घटना हो सकती है। जल्दबाजी दिखाते हैं तो भी घटना का कारण बन सकता है। अज्ञानता यानी कि मतलब अगर स्किल नहीं है उस कार्य के प्रति, तो इग्नोरेंस के कारण से भी दुर्घटना हो सकती है। या असुरक्षित हस्त औजार, जब हम जो औजार हम उस मतलब जो कार्य को करने के लिए जो टूल्स वगैरह लिए हैं, अगर सुरक्षित नहीं हैं अच्छे से, तो उनसे भी हमको खतरा हो सकता है। और अब सावधानियाँ, अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें सावधानियाँ बरतनी ज़रूरी है। सावधानियाँ रखेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर।
जो है बताया गया है कि यदि किसी कारणवश मेन स्विच यहाँ पर कार्यशाला में कार्य करते समय हर संभव सावधानी रखनी अति आवश्यक है। समय पर किया गया कार्य, यह कार्य एक निपुण कार्यशैली को दर्शाता है। यदि किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगे तो तुरंत मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। यदि किसी कारणवश मेन स्विच समीप ना हो तो तुरंत अपने हाथों पर सूखा कपड़ा या कागज लपेट कर उसे व्यक्ति को सूखे डंडे या लकड़ी से धक्का देकर पृथक कर देना चाहिए। यानी कि नंगे हाथों से उसको नहीं हटाने की कोशिश करना चाहिए, नहीं तो आप बिल्कुल चपेट में आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर सावधानी में। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं स्विच को सदैव फेज में ही लगाना चाहिए। नया फ्यूज लगाने से पहले मेन स्विच को ऑफ कर देना अत्यंत आवश्यक है। ये सब सावधानियां हैं। अब आगे बात करेंगे सुरक्षा चिन्ह। कुछ सुरक्षा चिन्ह भी दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी पहचान उनके आकार व रंग से हम प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। जो सूचना चिन्ह होते हैं उनके आकार और रंग से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक निषेधात्मक चिन्ह होता है, आवश्यक चिन्ह होता है, चेतावनी चिन्ह होता है और सूचना चिन्ह होता है। तो यहाँ पर चेतावनी चिन्ह जो होता है ये वार्निंग देता है कि आप सावधान रहें। आवश्यक चिन्ह मैंडेटरी साइन होता है कि इसको मतलब जो है नहीं करना है या फिर इसको मतलब इसको करना ही है। इतने सारी चीज़ें मैंडेटरी साइन में। और निषेधात्मक चिन्ह में जो होता है कि इसमें ये कार्य नहीं करना है। जैसे आप लोग देखे होंगे पेट्रोल पंप में जो है वहाँ पर लगा रहता है कि मोबाइल और सिगरेट वगैरह जो है मना है। ये सब निषेध है वहाँ पर पेट्रोल पंप के पास, ये सब नहीं करना है जहाँ पेट्रोल भराने हम गाड़ियों में जाते हैं। समझ गए होंगे। और इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप बात करते हैं चेतावनी नहीं आवश्यक चिन्ह में। जैसे मैंडेटरी में क्या होता है कि जैसे हम विद्युत में कार्य कर रहे हैं, विद्युत की कोई लाइन को जोड़ रहे हैं या कोई भी कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे कि शूज पहनना, ग्लव्स पहनना और अच्छे इंसुलेटर से लगे जो है टूल्स का प्रयोग करना ही क्या अति आवश्यक हो जाता है। तो मैंडेटरी साइन में चला जाएगा। और चेतावनी साइन में जो है वार्निंग साइन होता है। जैसे कहीं हाई वोल्टेज करंट है, लाइन जा रही है तो वहाँ से दूर रहें, ये वार्निंग साइन के अंतर्गत आता है। और सूचना चिन्ह में जो होता है इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसमें कि यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। आप देख सकते हैं निषेधात्मक यानी प्रोहिबिटिव साइन का चिन्ह ये होता है, सर्कल है, उसके अंदर यहाँ पे एक जो आपको कट चिन्ह लगाया गया है, पट्टी बनाई गई कट की, यहाँ पे चीज़ों को लिखा गया है सिगरेट वगैरह ऐसे कुछ बनाया गया है। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में धूम्रपान निषेध है। और जो निषेधात्मक चिन्ह होता है उसका जो आकार होता है वृत्ताकार होता है और रंग किनारा एवं क्रॉस लाल रंग का होता है और सफ़ेद पर्दे में काला संकेत होता है। ये सफ़ेद रहेगा और यहाँ पे काले रंग का चित्र बना रहेगा और ये बाकी जो डार्क वाला ये लाल से रहेगा और इसको दर्शाता है कि इसे न करें। और इसका अर्थ होता है कि इसको नहीं करना, यहाँ पर दूर रहें, दूर करें जा करके। आवश्यक चिन्ह में जो मैंडेटरी साइन में जो इस तरह से लिखा बोला है कि हेलमेट पहने और ये मैंडेटरी साइन है, आवश्यक है। अब इसकी विवृत्ति कार्य जो है इसमें वृत्त ही रहेगा, वृत्त बना हुआ है और वृत्ताकार है। और रंग नीले पर्दे पर श्वेत संकेत, नीले पर्दे पर श्वेत संकेत होगा आवश्यक चिन्ह के लिए, मैंडेटरी साइन के लिए। जैसे कि मैंने जो है निषेधात्मक चिन्ह के लिए बताया कि वृत्ताकार के जो पट्टी गोला रहेगा डार्क लाल से रहेगा और क्रॉस जो रहेगा बी से कट वो भी लाल से रहेगा। बाकी सफ़ेद पर्दा रहेगा और उसके अलावा अंदर वाला सफ़ेद रहेगा। उसमें जो चिन्ह वो होगा जो चीज़ नहीं करनी है, जैसे यहाँ सिगरेट नहीं पीनी है, धूम्रपान नहीं करना है, तो वो धूम्रपान जो है काले से रहेगा। कहने का मीन्स अब समझ सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर जो है इसमें आवश्यक वाले चिन्ह में क्या रहेगा, नीले पर्दे के अंदर श्वेत से वो चित्र दिखाया जाएगा। हेलमेट पहनने के लिए दिखाया गया यहाँ पे। अगर ग्लव्स होता कि ग्लव्स पहनना जरूरी है तो यहाँ पे ग्लव्स दिखाया जाता सफ़ेद से दस्ताने। अब जैसे उदाहरण के लिए कि बिजली कार्य करते समय सुरक्षा कैप पहने। और इसी के अलावा चेतावनी चिन्ह में जो है इस तरह के दिखाया जाता है। चेतावनी चिन्ह ये दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, ये त्रिभुजाकार में होता है चेतावनी चिन्ह और पीले रंग के अंदर काले रंग का जो बॉर्डर व संकेत होता है। देखो ये बॉर्डर है त्रिभुज के अंदर काले रंग का और इसके अंदर एक बॉर्डर एक जो है संकेत दिखाया गया है। तो ये जो आपका चेतावनी है, वार्निंग का साइन है। और इसके अलावा पीले पर्दा, बाकी पीला पर्दा रहेगा त्रिभुजाकार में, अर्थ है खतरे से की चेतावनी है ये। और इसमें जो है जैसे विद्युत के झटके की सावधानी यहाँ दिखाई गई है, जो है विद्युत के झटके से सावधानी के लिए दिखाया गया है चिन्ह। तो चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार में, पीला पर्दा, आवश्यक चिन्ह नीले पर्दे वृत्ताकार। और इसके अलावा जो है यहाँ पे आपका जो निषेधात्मक चिन्ह वृत्ताकार के अंदर बाहर से जो बॉर्डर रहेगा लाल रंग का, क्रॉस भी लाल रंग का, बाकी सफ़ेद रहेगा अंदर। और चिन्ह जो संकेत होगा वो काले रंग से दिखाया जाएगा। और इसके अलावा आप समझ सकते हैं 3 चिन्ह हो गए, अभी 2 और अभी एक और बचा, पीछे दिखाते हैं उसको। चलिए
यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये देखो यहाँ पे सूचनात्मक चिन्ह दिखाया गया है। ये वीडियो जो है HSC हरियाणा का जो अभी ALM और जो JEE का एग्ज़ाम होने जा रहा है हाल ही में, तो उसका जो है बहुत महत्वपूर्ण होगी। और जो आने वाली वैकेंसी जो TG2 की है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत पिछली वैकेंसी में पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। RRB ALP टेक्नीशियन, RRB JEE और UPPCL JEE या अदर PCL एग्जाम में PGCIL वगैरह जो है, अभी पावर ग्रिड का जो है ITI के बच्चों ने फॉर्म डाला है, उसमें भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हों, और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सूचनात्मक चिन्ह है जो ये वर्गाकार में दिखाया गया है। वर्गाकार या आयताकार दोनों में हो सकता है, और ये हरे पर्दे पर श्वेत संकेत होता है, और इसका अर्थ है सुरक्षा उपाय की सूचना इंगित करना। मतलब सुरक्षा उपाय के लिए दिखाया गया है। यहाँ पे देखो जो जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह दिखाया गया है कि जो जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग हो वहीं से पार करें, सड़क जेब्रा क्रॉसिंग पर ही पार करें, अगर कहीं पर जल्दबाजी ना करें, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। और इसके अतिरिक्त अन्य कार्यस्थल पर निम्न जानकारियाँ भी चस्पा कर देनी आवश्यक है, जैसे मेन स्विच का स्थान, डॉक्टर का नाम, पता व फ़ोन नंबर, चिकित्सक का नाम, पता व फ़ोन नंबर, कृत्रिम श्वास लाने की विधियों का चार्ट, और साथ ही साथ उच्च अधिकारियों का नाम व नंबर, और विद्युत सावधानियों के उपाय व मानक। ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर जो कार्यस्थल में जो है इंगित होनी चाहिए, ताकि अगर किसी को कोई बात कोई घटना होती किसी के साथ, तो वहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति मतलब जो है जल्दी से जल्दी संपर्क कर सके, या जो है उसको जो राहत दिला सके। और पता चलेगा ये सब चीज़ वहाँ सावधानियाँ नहीं है, तो व्यक्ति कैसे जानकारी प्राप्त कर पाएगा, कैसे जागरूक हो पाएगा। और अगर ये चिन्ह जब वहाँ चिपके होते हैं, चस्पा मतलब होता है चिपकाना, जब ये इस तरह के वहाँ पोस्टर लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे व्यक्ति सीख जाता है, और उसको मतलब जो है दिमाग में बैठ जाता है कि हमको ये सब चीज़ें नहीं करनी है, और नंबर वगैरह उसको याद हो जाता है, डॉक्टर का नाम वगैरह फ़ोन कर सकता है। कोई भी दुर्घटना होती है तो तुरंत जो है संपर्क कर सकता है, और वो जो है सहायता ले सकता है। तो इस लिए ये मतलब जो है ये जो है चस्पा करना, ये जो जानकारी भी मतलब जो कार्यस्थल पर चस्पा करना यानी चिपकाना जरूरी है, पोस्टर के माध्यम से या लिख करके दीवार में, जैसा भी हो सके वैसा यहाँ करा जा सकता है। आगे बात करते हैं प्राथमिक चिकित्सा, मतलब फर्स्ट एड जो होता है। जैसे फर्स्ट एड में अब आप लोगों को बता दें, इसमें बैंडेज वगैरह, कैंची, कॉटन, रुई और लोशन वगैरह सब होता है। जैसे नॉर्मल घाव का कट लग जाता है, छिल जाता है, बॉडी में खून बहता है, तो वहाँ पे बैंडेज लगा सकते हैं। ज़्यादा घाव हो गया तो वहाँ पर पट्टी कर सकते हैं। और जैसे सर फूट गया तो इस तरह से यहाँ पर जो डिटॉल वगैरह जो है इन्फेक्शन को रोकने के लिए बीटाडीन होना चाहिए, दवा पिलाने का ग्लास होना चाहिए, ड्रॉपर होना चाहिए, स्ट्रेचर होना चाहिए, सुई, गॉज, बर्नॉल और कैंची, चाकू, सेफ्टी पिन इत्यादि इसमें होने चाहिए, किसमें जो है फर्स्ट एड बॉक्स में। और देखा होगा फर्स्ट एड बॉक्स ज़्यादातर जैसे सब में रहता है, जितने भी वाहन उनमें भी रहता है। और नई गाड़ी लेके आओगे बाइक तक तो उसमें भी फर्स्ट एड छोटा सा दिया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। और कार बस सब में रहता है ये, और कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। तो ये फर्स्ट एड जरूरी है। और साथ ही साथ कार्य स्थल में भी प्राथमिक चिकित्सा के लिए फर्स्ट एड होना वहाँ पर बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। अब बात कर तो इसी में से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक एड के अंतर्गत कौन सा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं देखो आप लोग देख सकते हैं होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार की चीज़ें लगभग ये सब मतलब अति आवश्यक हैं फर्स्ट एड में। बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS, तो व्यक्ति को बचाने के लिए दृष्टि से दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार जो है चिकित्सा की दृष्टि से बेसिक लाइफ सपोर्ट कहलाता है। जो शुरुआत में हम व्यक्ति को बचाने के लिए जो चिकित्सा की दृष्टि से जो पहले शुरुआत में जो इलाज करते हैं बच्चे जो है व्यक्ति को जो है उसको बचाने की कोशिश करते हैं, उसे प्राथमिक उपचार जो है चिकित्सा जो होता है कि दृष्टि से उसी को बेसिक लाइफ सपोर्ट कहा जाता है। और BLSL की जो है BLS की 3 क्रियाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्हें क्रमबद्ध कहते हैं जैसे ABC कहते हैं। A का मतलब होता है एयरवे, ABC का फुल फॉर्म पूछता है एयरवे। B का मतलब होता है ब्रीथिंग, आप लोग देख सकते हैं। और C का मतलब होता है सर्कुलेशन, यानी कि मतलब ये हुआ एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। ABC का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया एग्जाम में, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग तो इसलिए समझ सकते हैं यहाँ पर जो है ABC जो है बहुत ज़रूरी है क्रमबद्ध तरीके से, तो ये ज़रूरी है, आप लोग याद रखिए इसका फुल फॉर्म। कहने का मीन्स जो है एयरवे का मतलब होता है जैसे व्यक्ति है कोई उसको चोट लग गई है तो उसके पहले आसपास के लोगों को हटाओ, अगर खिड़की की खुले बंद हो तो उनको खिड़की को मतलब खोल दो ताकि हवा उसके पास आने लगे, और उसकी सांस को वगैरह को चेक करो, ब्रीथिंग मतलब उसको सांस लेने में अगर दिक्कत है तो उसको व्यवस्था करो सांस ले सके। और सर्कुलेशन ताकि बाद में जो है इसमें जो है
ये भी चेक कर लें कि जो सर्कुलेशन यानी जो पीड़ित व्यक्ति है जिसको चोट लगी है तो उसका क्या मतलब जो है नर्व्स वगैरह पकड़ कर देखें चल रही है कि नहीं चल रही है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं। तो ये 3 जो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं। और कृत्रिम श्वसन आर्टिफिशियल जो कृत्रिम श्वसन दिया जाता है उसके 4 विधियों को दिखाया गया यहाँ पर। शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह विधि और मुंह से नाक विधि, 4 विधियाँ हैं। इनमें से जो पहली विधि है तो इसमें यह बताया गया है कि जब अगर किसी व्यक्ति के जो है उल्टा मतलब जो है पेट के बल लिटा दिया जाता है, मुंह नीचे की ओर पीठ ऊपर की ओर रहेगी, ये विधि तब अपनाई जाती है जब व्यक्ति के पीठ में जो जलने या घाव पड़ गए हों, छाले पड़ गए हों, तब उसको जो है पीठ ऊपर की तरफ करके जो है ढीले करके कपड़े उसको और जो है कपड़े उतार देंगे और उसको छाती मतलब नीचे की तरफ गर्दन करके मतलब उसको मतलब जो है वस्त्र हटा दिए जाते हैं, कपड़े उतार करके लिटा दिया जाता है। और तो शेफर विधि में यही होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेफर विधि मतलब कौन सी विधि में जो है व्यक्ति को जब पीठ में छाले या घाव या चोट लग जाती है तो किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो शेफर विधि का प्रयोग किया जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है कि प्रथम स्थिति, फर्स्ट कंडीशन क्या करेंगे, रोगी को घुटने के समीप बैठ करके जो है अपने हाथों को रोगी के कमर पर रख देंगे और इसके बाद अब हाथों की चारों उंगलियों को चिपका दें और इस प्रकार रखें कि अंगूठा जो है आपका 90 डिग्री अर्थात समकोण बनाए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दूसरी स्थिति यहाँ पे दिखाई गई है कि अब हाथों द्वारा अपना भार डाला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद यहाँ पर 2 से 3 सेकंड के पश्चात भार को कम करते हैं और इस हाथों करते हुए हाथों को पूर्व स्थिति में लाते हैं और स्वयं का झुकाव भी सीधा कर देते हैं। इस क्रिया में 10 से 12 बार प्रति मिनट किया दोहराते हैं तो जब तक कि श्वसन क्रिया सामान्य नहीं हो जाती तब तक ये क्रिया दोहराते रहते हैं। देख सकते हैं आप लोग जो यहाँ पर प्रथम स्थिति में करना है, फिर द्वितीय स्थिति में जो है करना है, तो ये द्वितीय स्थिति में है। इसके बाद जो है सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है कि जब व्यक्ति के जो है पेट की तरफ जो है चोट लग जाती है छाती आती में तो उसको फिर पीठ के बल लिटाते हैं, ये सिल्वेस्टर विधि होती है। और इसके अलावा जो है इसकी प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति में दिखाया गया है। इसको 10 से 15 मिनट बाद तक करा जाता है और उसकी जो है यहाँ पर जो आपकी शेफर विधि है, शेफर विधि को 10 से 12 मिनट तक किया जाता है जब तक कि व्यक्ति जो है कि जो सांस है श्वसन है वो नॉर्मल ना हो जाए। और इसमें 15 से कम लगभग 10 से 15 मिनट 15 बार प्रति मिनट है, वहाँ पे 10 से 12 बार प्रति मिनट दोहराते हैं। और इसके अलावा मुंह से मुंह विधि है। यह विधि सर्वश्रेष्ठ तकनीकों में से एक है। मुंह से मुंह विधि जो है यह विधि सर्वश्रेष्ठ तकनीकों में से एक है क्योंकि तुरंत अपनाई जा सकती है। यदि अचानक विद्युत शॉक झटका लगे, झटके से पीड़ित का श्वसन अवरुद्ध हो जाता है यानी सांस रुक जाती है तो प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर यह विधि अपनाई जाती है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ तकनीकों में से एक मानी जाती है। और प्रथम स्थिति इसमें पहले देख सकते हैं आप लोग कैसे करेंगे इसको। तो पीठ को जो पीड़ित को पीठ के बल लिटा देंगे। अब पीठ के नीचे तकिया रख मुंह को थोड़ा सा झटका देंगे, मुंह को थोड़ा लटका देंगे और इसके बाद उसमें जो उसका मुंह को खोलने की कोशिश करेंगे। पीड़ित का मुंह साफ कर लेंगे, जो उसमें अगर कुछ झाग आ गया उसको हटा देंगे। और अब उसके खुले मुंह पर कपड़ा रख करके और उसकी नाक बंद करके उसके मुंह में आवश्यक वेग से हवा भरेंगे। ध्यान दें हवा बाहर ना निकले। यह क्रिया 10 से 15 बार प्रति मिनट दोहराते रहें जब तक कि श्वसन क्रिया सामान्य ना हो जाए। तब तक कि ये जो मुंह से मुंह वाली विधि आप लोग समझ गए होंगे, 3 विधियाँ हो गई। अब बात करते हैं लास्ट विधि जो है मुंह से नाक विधि। तो यह पीड़ित में ऐंठन या मरोड़ की स्थिति में या रोगी का मुंह ना खुलता हो तो तब उसी स्थिति में जो है हमको नाक के द्वारा वायु प्रदान की जाती है। कहने का मीन्स है जैसे व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति चोट खा गया या विद्युत का झटका लग गया उसका मुंह बंद है, नहीं खुल रहा है, उसके मरोड़ आ गई है, ऐंठन आ गई है, तो उस स्थिति में हम नाक से उसके मतलब नाक से जो है उसके हवा देंगे। और इसकी 2 स्थितियाँ दिखाई गई, प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति दोनों देख सकते हैं। और ये विधि जो है लगभग 10 से 12 बार प्रति मिनट दोहराई जाती है और ये तब तक दोहराएंगे जब तक कि व्यक्ति को जो है नॉर्मल सांस न लेने लगे, नॉर्मल कंडीशन में ना आ जाए। और सामान्य और सावधानियाँ कुछ ये हैं जो आप लोग देख सकते हैं। श्वास देने की कृत्रिम विधियाँ बलपूर्वक या अधिक तेज़ी से नहीं करनी चाहिए, पहली सावधानी है। और ये विधियाँ काफ़ी समय तक होती हैं, इस कारण चिंतित नहीं होना चाहिए। पीड़ित के शरीर में जले हुए भागों
पर तेल लगा देना चाहिए। पीड़ित को ढक कर रखना चाहिए और जिससे उसे ठंड नहीं लगे। कोई भी सुगंधित चीज़ पीड़ित को सूंघाते रहें। ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है, सामान्य सावधानियाँ हैं ये। फिर इसके बाद आते हैं गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा गया कई बार। गोल्डन आवर्स का मतलब यहाँ से है कि दुर्घटना की स्थिति में आरंभिक 30 मिनट है, यानी जब जो दुर्घटना हो जाती है तो जो है दुर्घटना के जस्ट के बाद के जो 3 मिनट होते हैं, शुरुआत के 30 मिनट में मरने का खतरा सर्वाधिक होता है। इस अवधि को ही गोल्डन आवर्स कहा गया है। अगर 30 मिनट में व्यक्ति बच गया तो फिर उसके बचने के चांस बढ़ जाते हैं। जब तक कि मरीज अस्पताल पहुंचता है, इस खतरनाक अवधि को पार कर लेता है। प्राथमिक चिकित्सा जीवन बचाने में परम उपयोगी होती है। प्राथमिक चिकित्सा का मतलब जो है आपका वही फर्स्ट एड वाले की बात यहाँ पर हो रही है। तो फर्स्ट एड भी बहुत उपयोगी होता है और वो कभी कभी व्यक्ति के जो है ज़्यादातर केसेस में फर्स्ट एड के माध्यम से जो व्यक्ति की जान बच जाती है। इसलिए फर्स्ट एड जो है रखना ज़रूरी है। एक बार मैं फिर से फर्स्ट एड दिखा देता हूँ। फर्स्ट एड में ये सब चीज़ें रखना बहुत अति आवश्यक है। चाहे आप बाइक में हो, चाहे कार में हो या किसी भी वाहन में हो, आपको वहाँ भी फर्स्ट एड रखना ज़रूरी है। संस्थान, उद्योग, कार क्षेत्र, साइट, कुछ भी हो, सब जगह फर्स्ट एड जरूरी होता है। और इसके अलावा आगे बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में बताया गया। यहाँ पे कार्डियो यानी कि सीपीआर के बारे में। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है यहाँ पर। और इससे जो होता है सीपीआर से जीवन को बचाया जा सकता है। यदि कोई सीपीआर जानता है और आपके सामने किसी व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो रही है तो आप तुरंत सीपीआर की प्रक्रिया शुरू कर दें। और यदि आपको सीपीआर की जानकारी नहीं है तो इसकी कोशिश ना करें, क्योंकि जो चीज़ हम नहीं जानते तो उसको नहीं अपनाना चाहिए, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है रोगी की। ठीक है, इससे रोगी को नुकसान हो सकता है, कहने का मीन्स है। और सीपीआर की क्रिया को बहुत कुशलता और सावधानी से किया जाए तो यह बहुत लाभदायक होती है। और वहीं पे सीपीआर देते समय यह ध्यान रखें कि रोगी के चारों ओर भीड़ नहीं होनी चाहिए। भीड़ को भगाओ दूर और उसको हवा लगती रहे, थोड़ा सा एयरवे भी बना रहे, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ABC। और इसके बाद बात करेंगे विद्युत झटका के बारे में। तो 90 वोल्ट से अधिक वोल्टता पर विद्युत धारा का जो है मानव शरीर में प्रभाव असहनीय और दर्दनाक होता है। यानी वोल्टेज में बात करें तो अगर 90 वोल्ट से ऊपर का है वोल्टेज तो व्यक्ति जो है बहुत बड़ा झटका लगेगा और व्यक्ति सह नहीं पाएगा, असहनीय हो जाएगा, दर्दनाक झटका होगा और उसके छाले वगैरह भी पड़ सकते हैं। और इससे ज़्यादा वोल्टता पर विद्युत धारा प्रवाह के कारण व्यक्ति को खतरनाक झटका महसूस होता है, जिसे विद्युत झटका कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है कौन सा वोल्टेज जो है खतरे का है, तो 90 वोल्ट या उससे अधिक वाला वोल्टेज जो है खतरनाक होता है व्यक्ति के लिए। विद्युत झटके से होने वाली क्षतियाँ ये हैं, आप लोग देख सकते हैं 5-6 पॉइंट में बताया गया है कि जो है उसकी हृदय गति रुक सकती है व्यक्ति की और उसकी मृत्यु भी संभव है अगर ज़्यादा बड़ा झटका लगता है। रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, व्यक्ति के शरीर में कोई अंग का मांस जल जाता है, फफोले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, घाव भी हो सकता है, झुलस जाता है शरीर, व्यक्ति के शरीर में छाले पड़ जाते हैं, व्यक्ति का श्वसन अवरुद्ध हो सकता है। ये सब जो है उसकी क्या है विद्युत के झटके की जो है क्षतियाँ हैं, नुकसान है। मानव शरीर पर विद्युत धारा के विभिन्न जो है मानक प्रभाव बताए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विद्युत धारा का जो है यहाँ पर क्राइटेरिया बताया गया है। जैसे दिखाया गया है कि 0 से 5 मिली एम्पीयर तक जो है संवेदनशील है और सुरक्षित विद्युत धारा मान है ये। इसमें विद्युत को जो कोई ज़्यादा झटका नहीं लगेगा। और कहाँ से 0 से 5 मिली एम्पीयर तक व्यक्ति सह सकता है और आराम से, कोई समझ में नहीं आएगा, तुरंत बच जाएगा। लेकिन जैसे ही 20 मिली एम्पीयर की करंट पहुँचेगी तो अगर वो टच करता है किसी तार वगैरह को तो विद्युत झटका उसको महसूस होगा। और 20 के बाद जैसे जैसे मिली एम्पीयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो मतलब जो है आपको खतरनाक झटके लगेंगे और आपकी जान भी जा सकती है। वहीं पे बात करें तो जो 50 मिली एम्पीयर जो है हृदयघात की संभावना है, यानी इस बार मृत्यु संभव है। और वहीं पे बात करें 1000 मिली एम्पीयर में तो व्यक्ति क्या है बचेगा ही नहीं, सीधे ऊपर पहुंच जाएगा। यानी 1000 मिली एम्पीयर का मतलब है 1 एम्पीयर, यानी 1 एम्पीयर। इस पे मौत मतलब जो व्यक्ति की निश्चित है। इसलिए सावधानी बरतें, सावधान रहें। और 1000 वाट लैंप जिसमें 1 मिली एम्पीयर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है
और वह एक समय में 20 वयस्क को विद्युत से मारने में सक्षम है। कहने का मतलब है कि 100 वाट के लैंप में जिसमें 1 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो वो एक साथ अगर 20 व्यक्ति भी अगर मतलब एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, सब के सब जो है मारे जाएंगे। इसलिए बहुत सावधान रहें। 1 एम्पीयर करंट बहुत खतरनाक करंट होती है। वैसे तो 50 मिली एम्पीयर में ही काम हो जाएगा। हृदयघात बहुत बड़ा झटका लगेगा व्यक्ति को, और उसको बचना ही यहीं से मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विद्युत झटकों से सावधान रहें और सावधानी से जो है विद्युत पर कार्य करें। झटका शॉक के बारे में बताया गया, यहाँ पर देख लीजिए। शरीर में विद्युत धारा के अत्यधिक प्रवाह से रक्त दाब कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में मरीज को गर्म स्थान पर रखें ताकि उसका ब्लड भी जो है बॉडी के टेम्परेचर, थोड़ा बॉडी के अंदर गर्मी बनी रहे और वो झुलसे ना, और उसको जो है ब्लड है उसका जो जमे नहीं और ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे। इसलिए थोड़ा गर्मी जो वाली जगह पे रखेंगे, और ख़ासकर ठंडियों के समय में तो और गर्म जो है उसको गर्म की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा हीट देंगे, हीट का मतलब दूर से उसको गर्मी वगैरह देने की कोशिश करेंगे। झटके के कारण ये होता है। मानव शरीर में प्रतिरोध सारणी में दर्शाया गया है। मानव के शरीर के बारे में शुष्क त्वचा का जो है 10,000 से जो है यहाँ पर दिखाया गया, देख सकते हैं हम लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1,00,000। 1,00,000 से जो है 60,000 ओम तक यहाँ पर दिखाया गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 लाख तक दिखाया गया है। शुष्क त्वचा का जो प्रतिरोध है वो 1,00,000 से 6,00,000 ओम तक दिखाया गया है। गीली त्वचा का जो है, गीली त्वचा का मतलब गीली त्वचा होगी तो प्रतिरोध घट जाता है, तो यहाँ पर जो 1,000 ओम दिखाया गया है। भीतरी शरीर का जो है 400 से 600 ओम दिखाया गया है। कान से कान तक का जो है लगभग 100 ओम होता है। ये बातें हैं। यहाँ पर शुष्क त्वचा का पूछा जाता है तो 1,000 लगाएंगे, 1,00,000 लगाएंगे। अगर गीली त्वचा का पूछा जाता है तो आपका मतलब जो है 1,000 ओम लगाएंगे। अगर ये पूछता है कि मनुष्य के शरीर का केवल, तो नॉर्मल कंडीशन में तो फिर हम जो 400 ओम से 600 ओम तक लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब कुछ पर्सनल व्यक्तिगत जो है सुरक्षा उपकरण के बारे में देख सकते हैं आप लोग। क्या क्या हैं विद्युत में? जैसे गोगल्स, फेस शील्ड है, और मेडिकल कैप है, सर्जिकल मास्क है, N95 मास्क है जो अभी कोविड के समय में चला था। शूज कवर हैं, एल्कोहल स्प्रे है, डिस्पोजल ग्लव्स हैं, यूज करके फेंक देना चाहिए बाद में। लेग कवर हैं। ये सब पूरे देखो व्यक्ति पहने हुए पूरे रेडी है वर्क करने के लिए। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ये सब PPE किट के अंतर्गत आती हैं। अगर पूछा जाए कि PPE किट के अंदर कौन कौन सी जो है चीज़ें हैं या कौन सी नहीं होती, तो अगर ये इतनी याद है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी नहीं है। और PPE जो है यहाँ पर जो है PPE का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और जो है ये कारखाना अधिनियम पूछा जाता है। कारखाना अधिनियम 1948 और कर्मचारी कानून 1996 में प्रभावकारी प्रावधान बनाए गए हैं। और इसमें PPE प्रकार का सही उपयोग है, और BIS को लागू करना मान्य होता है। विभिन्न प्रकार के PPE जो है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं आप लोग PPE किट के सभी आवश्यक तत्वों की व्याख्या सारणी में की गई है। आँख के लिए जोखिम और उसकी जो है सुरक्षा चश्मा लगाएं, सिर के लिए हेलमेट लगाएं, और शरीर के लिए जैकेट स्प्रिन, हाथ और बाजू के लिए जो है यहाँ पर फाइबर दस्ताने पहने, पैर व टांगों के लिए फिसलना गिरना तो सुरक्षा जूते पहने मजबूत, और ये सब गीली चीज़ें ना हो, ये भी याद रखें, सब शुष्क होनी चाहिए। सांस लेना तो इसमें जो है रिस्पिरेटर का जो प्रयोग करें, धूल ऑक्सीजन जगह जहाँ कम है तो। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आग के लिए दिखाया गया है। आग के बारे में जैसे आग वगैरह लग जाती है तो कैसे बुझाया जाएगा उसके बारे में यहाँ दिखाया जा रहा है। और फिर से एक बार बता देते हैं, जो भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ आग के बारे में बताया गया है। आग एक रासायनिक क्रिया है जो ज्वलनशील पदार्थ अथवा ऊष्मा व ऑक्सीजन से उत्पन्न होती है। आग को प्रेरित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं: ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। ये तीनों जरूरी हैं आग को अगर जलाना है और प्रेरित होती है तो। तीनों में से किसी एक के कारक की अनुपस्थिति विद्युत आग को बुझाने में सहयोगी होगी। अगर इनमें से तीनों में से किसी एक को कम कर देंगे तो आग बुझने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों में आग लगने के कारण है तो ढीले कनेक्शन, गलत दर के फ्यूज सर्किट, ओवरलोड के कारण ओवर हीटिंग, केबल्स के बीच कंडक्टर का इंसुलेशन नष्ट होना, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ये सब विद्युत में जो है आग लगने के मेन कारण होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आग लगने के प्रकार और अग्निशमन श्रेणी के उपाय।
कागज यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये यहाँ से बहुत पूछा जाएगा। कागज, पेपर, कपड़े से अगर आग लगती है तो पानी, इसको अग्निशमन प्रयुक्त करें, पानी या रेत से बुझा सकते हैं। क्लास ए में आएंगे, और क्लास ए की आग है, वर्ग ए की कह सकते हो। और मिट्टी के तेल या डीजल से इत्यादि से ज्वलनशील पदार्थों से अगर आग लगती है तो झाग टाइप प्रयोग करें, ये बी में आएगा। और गैस एलपीजी से आग लगी हुई है तो शुष्क पाउडर का या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या CO2 का प्रयोग करें, ये क्लास सी का है। धातुओं से आग लगी है तो शुष्क पाउडर का प्रयोग करें, ये क्लास डी का है। वनस्पति तेल या वसा संबंधित जो आग से आग लगती है तो द्रवित रसायन प्रयोग करें, यह के टाइप का जो होता है के श्रेणी में आता है, ABCD के। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ बात करेंगे जो है विभिन्न प्रकार के जो है अग्निशमक यंत्र जो है, जैसे यहाँ पानी से कौन कौन सी आग बुझा सकते हैं। क्लास ए में आएगा, ये आग बुझाने में है, सिलेंडर की पट्टी का रंग लाल होता है जो है। और इसके अलावा जो है द्रव तथा विद्युतिकी की आग बुझाने के लिए इस प्रकार की अग्निशमक यंत्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। विद्युत से आग लगी और द्रव से आग लगी है तो उसमें ये पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। झाग में जो है सिलेंडर की पट्टी का रंग जो क्रीमी कलर का होता है। क्लास ए व बी में आग बुझाने के लिए प्रयोग है, ये झाग प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर घरेलू कार्य हेतु इस काम में नहीं लिया जाता है। ड्राई पाउडर, सिलेंडर का पट्टी का रंग नीला होता है ड्राई पाउडर जब भरा होगा उसके अंदर। और ये उपयोग जो है देख ले सकते हैं ड्राई पाउडर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और वैद्युतिक की आग बुझाने में प्रयोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राई पाउडर वाला। और इसे 1000 वोल्ट तक के अनुप्रयोगों में सुरक्षात्मक तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सिलेंडर का रंग काला होता है, वहीं पर ड्राई पाउडर का रंग नीला होता है, सिलेंडर का रंग नीला होता है। झाग वाले में जो अगर भरा किसी में तो उसमें नील क्रीमी कलर का होगा, और पानी भरा है सिलेंडर का पट्टी का रंग तो लाल हो जाएगा। और इस तरह से देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो भरी है तो सिलेंडर के अंदर तो उसकी पट्टी जो होगी काली रंग की होगी, ये बहुत पूछा जाता है। और उपयोग जो है क्लास बी और विद्युत की आग बुझाने में प्रयोग किया जाता है, और उच्च व निम्न वोल्टता हेतु प्रयोग में लाया जाता है इसको। और हाई वोल्टेज वाली जो है करंट कहीं अगर फ्लो हो रही है विद्युत आग लग गई तो वहाँ नहीं प्रयोग करेंगे। गीला रसायन, वेट केमिकल, सिलेंडर पट्टी का रंग जो है पीला होता है। और ये क्लास ए, क्लास एफ की आग बुझाने में उपयोग किया जाता है। बहुत उच्च ताप पर प्रयोग होता है। हेलोन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हेलोन प्रकार के अग्निशमक को विद्युत आग बुझाने में प्रयोग की वरीयता दी जाती है। हेलोन वास्तविक रूप से कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं BCF, ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन का मिश्रण होता है। पूछा जाता है हेलोन मतलब किससे किससे मिलकर बनता है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन से मिलकर के बनता है, हेलोन बोलते हैं। और हेलोन टाइप के जो है अग्निशमक यंत्र जो है विद्युत की आग बुझाने में प्रयोग किए जाते हैं। वहीं पर जो है केवल कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग भी विद्युत आग बुझाने में कर सकते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र ये होता है CCl4, और इसका चूर्ण विस्तार जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का चूर्ण रूप में जो है पूर्ण विस्तार होता है, यानी फुल फॉर्म है इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड। अग्निशमक सिलेंडर को प्रयोग में लाने की विधि इस तरह से देख सकते हैं आप लोग जो है यहाँ पास का मतलब है पहले पुल, फिर एम, फिर यहाँ पे स्क्वीज, फिर स्वीप। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पुल, एम, स्क्वीज, स्वीप। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। अब आगे बात करते हैं विद्युत कार्य के दौरान आग लगने पर क्या होना चाहिए। अब ये सब देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिखाए गए हैं। मानक एवं मानकीकरण कुछ ये हैं, जैसे BIS का फुल फॉर्म जो पूछा जाता है एग्जाम में वही बताऊंगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISO का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। JIS का जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स जापान का। BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, समझ सकते हैं। BSI का फुल फॉर्म है ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। और DIN का मतलब है डच इंडस्ट्री नॉर्मन, जर्मनी का है। घोस्ट का फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं रशियन का है, जो GOST घोस्ट है। ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन है, ASA का फुल फॉर्म। वहीं पे एक आपका होता है तो है आप लोग देख सकते हैं BSI, SI प्रमाणित चिन्ह कुछ दिखाए गए हैं यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है। मित्रों मैं वही क्वेश्चन को जिक्र करके मैं डिस्कस करता हूँ, बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, वीडियो को पॉज करके आप लोग इस मतलब जो है दो देख लेंगे, पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखो निर्यात के लिए बताया गया, निर्यात निरीक्षण अधिकारियों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए,
और यहाँ पे संगठित ग्राहकों के लिए, ये सब जो हैं कुछ निर्माताओं के लिए मानक चिन्ह दिखाए गए हैं, जो मानक यानी प्रमाणन चिन्ह प्रणाली के लाभ हैं। ये सभी लोगों को अपनी इनसे जागरूक होना चाहिए सभी लोगों को, और ताकि कोई हमको बेवकूफ़ ना बना सके। सुरक्षा मापदंड अवधारणाएँ भी देख सकते हैं आप लोग। 5E जो अवधारणा है, 5E अवधारणा आप लोग देख सकते हैं। अभी दिखाता हूँ 5E का फुल फॉर्म पूछा जाता है कभी कभी कि 5E में जो है तीसरे दूसरे का क्या है। तो यहाँ 5E जो अवधारणा है उसका देख सकते हैं आप लोग। शॉर्ट का आउट जो है, पहले में स्टेप 1 में जो है सॉर्ट आउट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, साइन क्लीननेस, और यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन, और आपका सस्टेन। पाँचवें से जो है, पाँचवें जो है इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे सस्टेन, इसका स्टैंडर्डाइजेशन चौथे का, तीसरे का साइन क्लीनिनेस, और दूसरे वाले का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, और पहले का है सॉर्टिंग आउट। ये 5E जो अवधारणा होती है छटनी है, फिर क्रम निर्धारित करना है, फिर चमकाना है। आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। और फिर ये इसके बाद है आपका चमकाना हो गया, मानकीकरण है, स्टैंडर्डाइजेशन, फिर कायम रखना है यानी सस्टेन मतलब होता है बनाए रखना। तो इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5E अवधारणा के बाद में फिर से दिखाया गया है शॉर्ट फॉर्म में। जो यहाँ पर जो है 5E है ये, और वहाँ पर क्या था आपका जो है 5E जो है वहाँ पर भी आपको 5S है। सॉरी मित्र, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मैंने जो 5S की जगह जो है 5E बोल दिया है। ये 5S है, पहले जो मैंने यहाँ दिखाया आप लोगों को ये 5S है। सॉर्टिंग आउट, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, साइन क्लीननेस, स्टैंडर्डाइजेशन और सस्टेन। हो जाता है कभी कभी थोड़ा सा और मिस्टेक हो जाती है, आप लोग माफ़ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 5S का फुल फॉर्म है। अब 5E का यहाँ पर है अवधारणा जो है 5E की। तो एजुकेशन, इनकरेजमेंट, इनकरेजमेंट होता है, फिर इन्फोर्समेंट होता है, फिर इंजीनियरिंग होती है, फिर इवोल्यूशन होता है। लास्ट पाँचवें ई का मतलब इवोल्यूशन है, पहले का मतलब एजुकेशन है, दूसरे का इनकरेजमेंट है, और तीसरे का ई का मतलब इन्फोर्समेंट है, और चौथे का मतलब इंजीनियरिंग से है। तो आप लोग आशा करते हैं याद रखेंगे। इसके बाद और जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आप लोगों को मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोग पढ़ लेंगे यहाँ पर शॉर्ट, इसी जो मैंने अभी वीडियो कराई उसका निचोड़ है, ये पूरा दिया गया यहाँ पे देख लीजिए। 5S प्रणाली विस्तार, शॉर्ट इन ऑर्डर, साइन स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, ये है। शॉर्ट आउट, और यहाँ पे जो है आपका इसके बाद यहाँ पे साइन इन, सेट इन ऑर्डर यानी कि वही सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। मतलब कहने का मतलब जो मैंने पहले 5S का अंतर बताया उसमें जो यहाँ पे बताया था मैंने कि बताया था आप लोगों को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, तो इसका अर्थ भी वही है, सेट इन ऑर्डर मतलब क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना। शॉर्ट इन होता है छटनी करना, शॉर्टिंग आउट का मतलब भी होता है छटनी करना। साइन चमकाना, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। और इसके अलावा आप ABC का फुल फॉर्म देख सकते हैं आप लोग, एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। और वहाँ पे जो 5E's का जो एजुकेशन, इनकरेजमेंट, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग एंड एवोल्यूशन देख सकते हैं आप लोग। PPE का फुल फॉर्म मैंने बताया था, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को और क्या बताया था मैंने, मनुष्य के समान अवस्था में मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम होता है, और तथा शुष्क होने पर ये 70 किलो से जो है 1000 किलो मतलब जो 100 किलो ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बीच होता है। और दृष्ट धारा जो है मिली एम्पियर में 300 से ऊपर की सीमा मानव के लिए श्वसन तंत्र के लिए अवरुद्ध हो सकती है, DC की वैल्यू बताई गई है। और AC में 50 मिली एम्पियर्स ही थी, और 1000 मिली एम्पियर, 1 एम्पियर में तो व्यक्ति मर जाएगा। और यहाँ पे देखो दिखाया गया है कृत्रिम श्वसन की तीसरी और चौथी विधियाँ जो है, कृत्रिम श्वसन में नवीनतम विधियाँ हैं, यानी जो मुंह से मुंह और नाक से जो है नाक से हवा देना और मुंह से मुंह में जो है हवा भरना, जो चौथी और तीसरी और चौथी विधि थी। पहले में थी आपकी सैफर और दूसरी में थी सिल्वेस्टर। आप लोगों को फिर से मैं दिखा देता हूँ सैफर और सिल्वेस्टर। सैफर में पीठ के बल मतलब जो पेट के बल लिटाते हैं, छाती के बल, और जो है इसमें सिल्वेस्टर में जो है पीठ के बल लिटाते हैं। आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना होंगे। और इसके अलावा आप आगे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आप लोग देख लेंगे। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे कैसा रंग होगा किसका, वर्गाकार आकार क्या होगा, जो सूचना चिन्ह होते हैं उनका, जो वार्निंग साइन वगैरह होते हैं, निषेधात्मक चिन्ह। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो लंबी हो गई आज की और पूरा मैंने एक चैप्टर करा दिया आप लोगों को, तो इसलिए आप हम भाई बहन जो भी वीडियो को देखेंगे तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए ऐसे ही आप लोगों के सपोर्ट से हम धीरे धीरे जो है हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और आप लोगों के सब बहुत सहयोग से जल्दी ही हम लोग 1000 पूरे कर लेंगे। फिर धीरे धीरे आप लोगों का प्यार और जो है सपोर्ट मिलता रहेगा तो आगे हम बढ़ते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।